Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous video, we covered the introduction to electrostatics, the properties of electric charges, the concept of conductors and dielectrics, and the basic differences between charge and mass. In today's lecture, we will discuss Coulomb's law and the electrostatic field. So, this is the third part of our lecture series. So, let's get started. So, first of all, in Coulomb's law, first see the basic statement of this. The force of interaction, that means वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस. यहाँ पे आप देख सकते हो Q1 एक पॉइंट चार्ज एंड Q2 इज अनदर पॉइंट चार्ज in vacuum is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है, वन इज योर Q1 अनदर वन इज Q2 एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ कुलम्स लॉ, इफ दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस. एंड इनवर्सली किसको प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एफ मतलब फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, जो दोनों जो चार्ज है हमारे पास Q1 एंड Q2 दोनों चार्ज का बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है. अट्रैक्शन कब होगा, जब अनलाइक चार्जेस होंगे. रिपल्सन कब होगा, जब लाइक चार्जेस होंगे. राइट. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसको टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इसको आप याद रखना. दिस इज द फुल स्टेटमेंट ऑफ कुलम्स लॉ. सो बाय कंबाइनिंग द बोथ इक्वेशंस, हमने पहले देखा कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल टू 1/r². अगर इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे व्हाट वी गेट, देखो इसके बाद क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r². जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को हम k से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके. सो फाइनल हमारा जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है दैट इज F इक्वल्स टू K Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय r². यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्यों लिया है, क्योंकि Q1 एंड Q2 ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं. अगर अनलाइक चार्जेस होंगे दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा. अगर लाइक चार्जेस होंगे तो दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्सन आ जाएगा, है ना. तो मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वी आर टेकिंग द पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव हमें नहीं चाहिए. तो मैग्नीट्यूड में हम इसीलिए यहाँ पे फोर्स पे यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं. सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ कुलम्स लॉ एंड K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, K इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 1/4πε0. और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 × 10⁹. एंड ये वाला जो यूनिट कैसे आया, देखो अभी हमने बताया कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई r². व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन. देन इसका यूनिट कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर. इसका यूनिट डिस्टेंस का यूनिट मीटर, यहाँ पे स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा. इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, न्यूटन इज इक्वल टू K इंटू कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर. तो यहाँ से हम K का यूनिट क्या निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. दिस इज द फाइनल यूनिट. आई होप आप सबको ये वाला चीज़ समझ में आया होगा.
है ना। कूलम का यूनिट क्या आ गया, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, सो कूलम्स लॉ में फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट, ये डायग्राम आपको बनाना है, फिर ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी आपको लिखना है, एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ के, एंड के को हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे जो के का वैल्यू आपका कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इसका वैल्यू जो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2। बिकॉज देखो के का यूनिट जो भी होगा एप्सिलॉन नॉट उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा, राइट। सो फाइनली जब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे किसका, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ विल बी लुक लाइक दिस, 9 इंटू 10⁻⁹ mod of Q1 Q2 by R square, and this is the Coulomb's law. The Coulomb force of act, Coulomb's force always act along the straight line connecting the points of location of the charge. तो हमेशा ये जो फोर्स है कैसे काम करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q1 चार्ज है, पॉइंट चार्ज, Q2 इज अनदर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज पता है, पॉइंट चार्ज का डेफिनेशन क्या था, जब चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा देन दे आर कंसिडर्ड बी एज द पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे देखो जो फोर्स हमने अभी निकाला F, ये वाला जो F है वो कैसे एक्ट करेगा, द लाइन जॉइनिंग द point charges act along the line joining the 2 point charge. Okay, so finally it is central, that means and spherically symmetric. charges कैसे होते हैं, चार्जेस तो सिमेट्रिक होते हैं, बट जो फोर्स चार्जेस के ऊपर लगेगा दैट फोर्स इज सेंट्रल, एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर एंड स्फेरिकली सिमेट्रिक लगेगा, है ना। इफ वी आर टेकिंग, अगर हम Q1 इज इक्वल टू Q2, लेट सपोज हमने उसको ले लिया 1 कूलम, एंड आर उनके बीच का जो डिस्टेंस था लेट सपोज 1 मीटर। देखो तो फॉर्मूला हमारे पास ये वाला था, F इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 का मॉड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 के जगह पर 1 कूलम पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 आएगा, आर के जगह पर 1 मीटर पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो पूरा 1 हो गया। तो फाइनली एफ का वैल्यू कितना आ गया, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। यूनिट के साथ हमेशा लिखना, बिकॉज एफ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है उसके साथ डायरेक्शन भी होता है, तो जिसका यूनिट होगा यूनिट मस्ट मेंशन करना, ठीक है। So we can say 1 coulomb is the charge that when placed at distance of 1 meter. So we are taking 1 coulomb charge and 1 meter distance from another charge of same magnitude. दोनों का magnitude आप देख सकते हो सेम है, इसका भी 1 coulomb उसका भी 1 coulomb, एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वी आर टेकिंग 1 मीटर इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब हम दोनों चार्ज को स्पेस में रखे हैं, फ्री स्पेस में। एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ मैग्नीट्यूड, तो वो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि ये वाला लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस में कैसा फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो कूलम आपका बिगर यूनिट है, बट द स्मॉलर यूनिट इज माइक्रो कूलम और मिली कूलम। म्यू माइक्रो कूलम 10⁻⁻6, मिली 10⁻⁻3, these are the smallest unit, but the biggest unit is coulomb. Okay, next see absolute permittivity of medium, or we can say dielectric constant.
So the force between two charges q1 and q2 located at a distance r apart in a medium may be expressed as, अभी हमने देखा कि फॉर्मूला क्या था, 1/4πε यहाँ पे था, लेकिन देखो यहाँ पे तो एप्सिलॉन है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बट एप्सिलॉन का मतलब क्या है? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। अगर यहाँ पे जीरो आएगा और ओ आएगा, इसका मतलब फ्री स्पेस का परमिटिविटी। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एप्सिलॉन है, इसका मतलब क्या है? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो यहाँ पे हम एफ मीडियम लिख रहे हैं, यानी कि एनी मीडियम का फोर्स निकाल रहे हैं। ओके, हमने दोनों चार्ज लिया Q1 एंड Q2, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था दैट इज ऑल्सो R, बट हमने इसको अभी फ्री स्पेस में नहीं रखा है, इसको किसी भी मीडियम में ला के रख दिए, तभी फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा, एफ मीडियम इक्वल्स टू 1/4πε मॉड ऑफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, where epsilon is the absolute permittivity of the medium. Now F vacuum divided by F medium, देखो F vacuum में क्या होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, F मीडियम में क्या होगा, एप्सिलॉन, बट दोनों के फॉर्मूला में सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम रहेंगे। तो अगर दोनों को हम कैंसिल आउट करेंगे, वी विल गेट एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, and this ratio is equals to epsilon r. And what do you mean by this? This is the relative permittivity. Okay, the ratio epsilon by epsilon naught is denoted as epsilon r, जिसको हम बोलेंगे relative permittivity. द रेशियो किस किस का रेशियो, अगर हम एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे, यानी कि permittivity of any medium divided by permittivity of free space, we get epsilon r, and epsilon r का दूसरा नोटेशन है k और epsilon r। ओके, और इसका और एक फॉर्मूला क्या आएगा, अभी हमने यहाँ पे देखा कि f वैक्यूम डिवाइडेड बाय f मीडियम, so this is the final result. K is equal to epsilon by epsilon naught is equal to F vacuum by F medium, or you can say epsilon R. Okay, so from this we can get this formula also. कैसे ये वाला आएगा, क्योंकि हमने अभी बताया K is equal to epsilon by epsilon naught. So epsilon क्या हो जाएगा, K into epsilon naught, right? So this is the formula. अच्छा, अभी देखो, अभी हमने बताया कि एफ मीडियम का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे देखो लिखा है, एफ मीडियम इक्वल्स टू 1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखो, इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो न्यू फॉर्मूला विल बी एफ मीडियम इक्वल्स टू 1/4πε नॉट Q1 Q2 का मॉड K आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, K आर स्क्वायर, बिकॉज K आर स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वी कैन गेट एप्सिलॉन। समझ में आया? ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर एब्सोल्यूट permittivity of medium. Next, Coulomb's law in vector form. This is the important part. Coulomb's law in vector form. So in vector form of Coulomb's law, similarly we are going to consider two like charges. यहाँ पे हमने Q1 Q2 दोनों का either positive लेंगे, नहीं तो negative लेंगे, है ना? Like charges we have to consider. Present at point A and B respectively. यहाँ पे आप देख सकते हो जो Q1 charges है वो point A पे present है, similarly जो Q2 charges है वो point B में present है, and like charges है, इसका मतलब दोनों को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब कि दोनों दोनों के तरफ दूर भागेंगे, है ना?
सो और उनको हम कहाँ पे रखेंगे? वैक्यूम में रखेंगे एंड उन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी वही रहेगा, आर रहेगा, है ना? तो यहाँ पे देखो ए एंड बी 2 पॉइंट्स है। ए पॉइंट्स में Q1 चार्जेस, बी पॉइंट में Q2 चार्जेस। R इज़ द सेपरेशन बिटवीन द 2 चार्जेस। F21, R21, R12, F12 ये वाला जो नोटेशंस है हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। पहले तो आप ये डायग्राम देख लो, ओके? उसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हमको क्या बोलता है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली किसको प्रोपोर्शनल होगा? square of the distance between them, right? So according to Coulomb's law, magnitude of force on charge Q1 due to Q2, यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है? लाइक चार्जेस। तो अब हम देखेंगे कि चार्ज Q1 के ऊपर जो फोर्स है ड्यू टू Q2 यानी कि Q2 Q1 के ऊपर कितना फोर्स डाल रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? F12 से। और ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, Q2 के ऊपर Q1 कितना फोर्स डाल रहा है? इस दोनों को हम निकालेंगे, है ना? दोनों का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि Q1 Q2 के ऊपर कितना फोर्स डाल रहा है, Q2 Q1 के ऊपर कितना फोर्स डाल रहा है, F12 F21 हम दोनों निकालेंगे। तो उनका फॉर्मूला दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, बट जो डायरेक्शन है देखो ये वो जो F12 का डायरेक्शन एंड F21 का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होंगे, बट जो मैग्नीट्यूड है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो फॉर्मूला क्या था? जब फ्री स्पेस में होंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ओके? सो हमने अभी देखा था कि वहाँ पे एक टर्म था R12 एंड R21। ये वाला चीज़ क्या है? देखो लेट R12 आपका क्या है? यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, ओके? ये एक यूनिट वेक्टर है जो पॉइंट किस तरफ कर रहा है? Q1 से लेकर Q2 को पॉइंट कर रहा है। R12 आपका क्या होता है? यूनिट वेक्टर जो कि सिर्फ और सिर्फ दैट इज ओनली डिफाइनिंग द डायरेक्शन, ओके? यूनिट वेक्टर क्या करता है? डायरेक्शन को डिफाइन करता है। तो F12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? R21 कैप। क्यों? अभी तो हमने बताया R12 और यहाँ पे R21 कैसे आ गया? क्योंकि जो F12 जो फोर्स है इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर R21। देखो किससे अच्छी तरह से समझना, R21 का डायरेक्शन R21 ये वाला है, इसका मतलब डायरेक्शन इसका Q2 से लेकर Q1। देखो F12 का भी डायरेक्शन क्या कहाँ से है? Q2 से लेकर Q1। यानी कि जब हम फॉर्मूला F12 का लिखेंगे वहां पे R21 होना चाहिए। सिमिलरली इसका जस्ट रिवर्स क्या? जब हम F21 लिखेंगे, F21 का मतलब क्या है? फोर्स का डायरेक्शन देखो राइट साइड टुवर्ड्स राइट साइड। तो R12 का डायरेक्शन भी देखो राइट साइड। R12 का मतलब Q1 से लेकर Q2 तक। तो F21 ऑल्सो एक्टिंग टुवर्ड्स राइट साइड। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो जब भी हम F21 का फॉर्मूला लिखेंगे वहां पे R12 आएगा और R12 कैप दिस इज द यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? देखो तो अभी हमने बताया कि F12 का फॉर्मूला में R21 क्या पाएगा? दिस इज ओनली शोइंग द डायरेक्शन पार्ट। यहाँ पे F21 जब लिखोगे तो R12 क्या आ जाएगा? यहाँ पे 12 होगा तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पे 21 होगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, ओके? बट द लॉजिक समझ में आना चाहिए। लॉजिक क्या था? उसका मतलब क्या था कि F21 इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर R12, ओके? बट ये वाला चीज याद रखो R21 कैप
इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R12 क्या है इसका मतलब? इसका मतलब कि R12 का डायरेक्शन राइट साइड था, 1 से लेकर 2, Q1 से लेकर Q2 तक था। बट R21 क्या था? Q2 से Q1, दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट टू ईच अदर, सो वी कैन हियर यूजिंग अ नेगेटिव साइन, दोनों दोनों के क्या है? ऑपोजिट है। तो ऐसे लिख सकते हैं R21 इक्वल्स टू माइनस ऑफ R12, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 2 क्या था? F12 equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे क्या था? F12 रहेगा तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, तो R21 की जगह पर अब हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ R12। समझ में आया? ये वाला इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 क्या हो गया? सारे चीज, सारे टर्म्स एज इट इज रहे, ओनली हमने क्या किया? R21 के जगह पर एक माइनस और R12 लिख दिए, क्योंकि हमने अभी देखा कि R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3 को कंपेयर करेंगे। देखो, इक्वेशन 4 में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन है, और ये F12 का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो इक्वेशन 3 में ये वाला चीज पॉजिटिव में है, और ये वाला F21 का फॉर्मूला है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? F21 इक्वल्स टू, वहाँ पे एक नेगेटिव साइन था और वो फॉर्मूला किसका था? F12 का फॉर्मूला था, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, हमको क्या मिल गया? F12 इक्वल्स टू F21। इसका मतलब क्या है? कूलम्स लॉ एग्रीज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या था? एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन उसको जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिटली एक्ट करेगा, है ना? Q1 का डायरेक्शन ये तरफ होगा, और Q2 के वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो दूसरे तरफ आएंगे। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गए, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों का वो बराबर आएगा। दैट मीन्स वी कैन से दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, Coulomb's law agrees with Newton's third law of motion। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसका प्रूफ पूछेगा तो यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू राइट द Coulomb's law in vector form। ओके, इन द लास्ट पार्ट you are going to show कि F12 equals to minus of F21, so this is the Coulomb's law agrees with Newton's third law of motion। okay, comparison of Coulomb's law with gravitational law। so Coulomb's law का स्टेटमेंट क्या था? अभी हमने देखा कि F equals to K Q1 Q2 upon R square, and also we know in the lower classes कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ होता है उसका स्टेटमेंट क्या होता है? सिमिलर टाइप ऑफ कूलम्स लॉ, दैट मीन्स फोर्स का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ किसका? मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। तो आप देख सकते हो दोनों के बीच में कंपैरिजन अगर करोगे तो दोनों में सिर्फ वहाँ पे चार्जेस था, और यहाँ ग्रेविटेशनल में मास आ गया, और कूलम्स लॉ में चार्जेस है। ओके, so the electric force is much stronger than the gravitational force between two electrons। okay, so electric force को representation यहाँ पे Fe, gravitational Fg। तो gravitational force comparatively weaker है than that of your electric force, and that is 10 to the power 39 times। okay, इसको आप याद रखना, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे लिखा गया है
कि बोथ द कूलम्ब्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, क्योंकि देखो कूलम्ब्स लॉ पे भी यहाँ पे 1/r² है, यहाँ पे भी 1/r² है, दैट मीन्स बोथ फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यू आर ऑलरेडी 9th क्लास में इस सबको चीज़ को आपने पढ़ा है। Newton's universal law of gravitation, every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of the masses of two bodies and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, वही चीज़ हम दोनों का इक्वेशन लिखेंगे, दोनों का फॉर्मूलाज लिखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे एंड वी गेट टू नो कि जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट इज मच मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रिलेशन, इसको याद रखना, दैट इज 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ओके ओके, हियर इज अ न्यूमेरिकल दैट इज रिलेटेड टू योर Coulomb's law. What is the force between two small charged spheres having charges given at 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air medium में? Air means you know vacuum। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो तरीका होता है, फर्स्ट यू हैव टू राइट द गिवन पार्ट। ओके, गिवन पार्ट लिखो। Q1 गिवन है 2 into 10 to the power minus 7 कूलम, Q2 गिवन है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम, आर गिवन है 30 सेंटीमीटर। इसको एसआई में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को रिमेंबर करो, याद रखो कि उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको याद रखना। ओके, सो देखो 30 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इट विल बी 0.3 मीटर एंड के का वैल्यू वही 9 इंटू 10 टू द पावर 9 विथ यूनिट याद रखना। तो एफ का फॉर्मूला अभी हमने बताया था, क्या था? कूलम्स लॉ का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड अपन r²। और इंस्टेड ऑफ दिस मच यू कैन ऑल्सो राइट के, बिकॉज के का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0। जस्ट सब्सटीट्यूटिंग ऑल द गिवन वैल्यूज। यहाँ पे हमने किसका वैल्यू रखा? 1/4πε0 का वैल्यू। यहाँ पे Q1 का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ r²। एंड द आंसर विल बी इन न्यूटन, बिकॉज एफ का वैल्यू किस में आएगा? हमको फोर्स पूछा था, तो एफ का वैल्यू आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। दिस फोर्स इज रिपल्सिव since the spheres have same charges, obviously यहाँ पे देखो पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा, दोनों दोनों से दूर भागेंगे, है ना? तो फोर्स किस किस टाइप का आएगा? रिपल्सिव आएगा। ओके, दिस इज द अनदर एग्जाम्पल रिलेटेड टू Coulomb's law. The sum of 2 point charges is 7 microcoulomb. That means क्या गिवन है? Q1 Q2, ये जो चार्ज हम लेते थे जो Coulomb's law में, दो चार्जेस, उन दोनों का सम कितना गिवन है? 7 microcoulomb. Okay, they repel each other with a force of 1 Newton when kept 30 centimeter apart in free space. Okay, तो 1 न्यूटन इसका फोर्स हमें अभी गिवन है, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। अच्छा, हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, फ्री स्पेस में है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ Q2। ओके, सी व्हाट हैव टू डू? सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो पता नहीं है, लेट सपोज Q1 अगर x है तो Q2 क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 7 माइनस एक्स, 7 minus x, and use the unit also. So let one of two charges is x microcoulomb, तो other क्या हो जाएगा? 7 minus x microcoulomb. By using Coulomb's law formula, F का formula क्या था? 1/4πε0 Q1 Q2 divided by r²। यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं है, इसका मतलब आपको याद रखना है Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड। तो F का वैल्यू हमें गिवन था कि कितना गिवन था? 1 न्यूटन गिवन था, तो यहाँ पे 1 आ गया। 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू कितना था?
x माइक्रोकूलम, माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6, 7 माइनस x माइक्रोकूलम, फिर से 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.3 मीटर उसका स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, उसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। सो ये वाला पार्ट इसको आप सॉल्व करना, देन ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे वी विल गेट एक्स का वैल्यू x-2 x-5 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x2 हो, अगर x2 होगा, अगर q1 2 होगा तो q2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर q1 5 हुआ तो ये 2 हो जाएगा, है ना, ऐसे याद रखना। इसका मतलब x कैन बी 2 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम। सो चार्जेस कितने कितने हो गए, Q1 Q2 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम। ओके,